सो हे हाय हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी इस एक सुकून को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में मानवी जो होती है वो एक स्टोर रूम में जाती है जहाँ उसे एक पेन ड्राइव मिलता है और फिर उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो उस स्टोर रूम से बाहर निकल जाती है। तभी मानवी को कोई रोकता है। मानवी को रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि मानवी के चाचा जी थे। मानवी हैरानी से उन्हें देखने लगती है। मानवी के चाचा जी इधर उधर देखते हैं और बोलते हैं, मानवी मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, लेकिन यहाँ नहीं, कोई आ जाएगा, तो तुम टेरेस पर चलो मेरे साथ। इतना कहकर मानवी के चाचा जी उसको आस भरी निगाहों से देखने लगते हैं। अब आगे चाचा जी के कहने पर मानवी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। जो इंसान उससे इतना नफरत करता है अचानक वो उससे बात करने के लिए कहे तो अजीब तो लगेगा ही। कुछ सोचकर मानवी चाचा जी के साथ जाने के लिए मान जाती है। मानवी और उसके चाचा जी टेरेस पर थे। उन दोनों के बीच अजीब सी शांति छाई हुई थी। अपना गला साफ करते हुए मानवी बोलती है, बताइए क्या ज़रूरी बात करना चाहते थे आप मुझसे। ये कहकर मानवी की नज़रें उसके चाचा जी को देखने लगती हैं। वहीं उसके चाचा जी नज़रें झुकाए हुए थे। यार मैं चाचा जी का नाम ही भूल चुकी हूँ, तो अगर किसी को याद हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसीलिए मैं सिर्फ चाचा जी बोल रही हूँ। नज़रें झुकाए हुए थे। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। उसके बाद से वो बोलते हैं कि मैं कैसे कहूँ, किन शब्दों में तुमसे माफ़ी मांगूँ। लेकिन वो अपना हाथ जोड़ते हैं और उनकी आंखों में आंसू था। वो बोलते हैं, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आई एम सॉरी मानवी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर चाचा जी मानवी को आस भरी निगाहों से देखने लगते हैं। वहीं मानवी नासमझी से देखते हुए कहती है, माफ़ी, लेकिन किस लिए। मानवी के पूछने पर उसके चाचा जी बोलते हैं, तुम्हें तुमने तुम्हें याद है कि आरू का एक भाई था जो कि तुमसे 2-3 महीने बड़ा था। जैसे ही मानवी ये सुनती है उसके सालों पुराने जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। वहीं चाचा जी से भी आगे बोला नहीं जा रहा था। वो अपने बेटे को याद कर रहे थे और उनका गला भर आया था। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके बोलते हैं, उसकी मौत जो सिर्फ एक्सीडेंट था उसके लिए तुम्हें दोषी ठहराया गया, लेकिन उसमें तुम्हारी तो कोई गलती थी ही नहीं। वो तो उसके पास इतनी ही ज़िंदगी थी जीने के लिए, इसीलिए भगवान ने हमसे उसे छीन लिया। जिस पर मानवी एक मुस्कान लिए बोलती है, इतने सालों बाद आपको ये रियलाइज़ हुआ। मेरा पूरा बचपन, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई और आप माफ़ी मांग रहे चाचू। इतना कह के मानवी के चेहरे पर एक कड़वाहट भरी मुस्कान आती है। वहीं मानवी के चाचा जी गिल्ट से भर गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो मानवी से क्या कहें, लेकिन वो अब ये बोझ अपने सीने पर और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसीलिए वो कहते हैं, तो क्या करता मैं। उसके जाने के बाद तेरी चाची बिल्कुल टूट चुकी थी। उस वक्त उन्हें संभालता या तुम्हारी बेगुनाही की गुहार लगाता। लेकिन जब वो उस सदमे से उभरी तो मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझी। वो तो अपनी जान देने पर उतारू हो चुकी थी। मैं कुछ करता उससे पहले ही माँ ने तुम्हें यहाँ से भेज दिया। मुझे कभी मौका नहीं मिला तुमसे बात करने का। तुम कहाँ हो
इस बारे में माँ के अलावा किसी को नहीं पता था। उन्होंने तो मुझे तुमसे कनेक्ट भी नहीं करने दिया। तुम्हारी चाची मुझसे नाराज़ रहने लगी। फिर क्या करता मैं? उनकी नाराज़गी से बचने के लिए तुमसे नफ़रत करने का नाटक करना पड़ा। लेकिन इतने सालों बाद जब तुम लौटे तो तुम्हारी आंखों में हमारे लिए मैंने नाराज़गी देखी। मैं कैसे देख लूँ अपने बेटी की आंखों में अपने लिए नाराज़गी? मैंने अपना बेटा तो खो ही चुका है, लेकिन मैं अपनी बेटी खोने का डर मेरे अंदर नहीं है। इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये सह सकूं। इतना कह के चाचा जी रोने लगते हैं। आज उनके सब्र का बांध टूट चुका था। वहीं बेचारी मानवी को इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसे अब सब कुछ उलझता हुआ महसूस हो रहा था। कहाँ वो अपने चाचा को ही अपने मॉम डैड का कातिल समझ रही थी, लेकिन सच तो उसकी सोच से परे था। मानवी को चाचा जी पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन उनकी आंखों में दिख रही सच्चाई को मानवी चाहते हुए भी नहीं झुठला पा रही थी। मानवी चाचा जी के गले लगाकर उन्हें शांत कराते हुए कहती है, डोंट वरी चाचू, आपकी ये बेटी आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगी। मानवी के कहने पर चाचा जी उसे देखने लगते हैं तो मानवी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है, जिससे चाचा जी के नम्र आंखों के साथ भी मुस्कुरा देते हैं। आज मानवी के दिल को सच में बहुत सुकून मिल चुका था। मानवी के लिए उसके चाचा उसके पापा से कम नहीं थे। वहीं चाचा जी के लिए मानवी अपने बच्चों की जैसी थी। उन्होंने कभी भी मानवी और आरू में भेदभाव नहीं किया था। माना कि चाचा जी बहुत लालची हैं, लेकिन उन्होंने अपना ये लालच कभी भी फैमिली के बीच में नहीं आने दिया था। काफ़ी देर तक मानवी और चाचा जी बात करते हैं, लेकिन अचानक मानवी कुछ सोचकर चाचा जी से पूछती है, एक बात बताओ चाचू, मम्मी पापा के एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, उसका क्या हुआ? मानवी के पूछने पर चाचा जी उसे देखने लगते हैं। कुछ सोचकर वो बताते हैं, हाँ इन्वेस्टिगेशन तो हो रही है, लेकिन बीच में रुक गई है। उनके इस वक्त किसी का भी ध्यान उस इन्वेस्टिगेशन पर नहीं है और पुलिस को भी कोई खास सबूत नहीं मिला है, इसलिए वो केस क्लोज हो गया है। चाचा जी की बात सुनकर मानवी गहरी सोच में डूब जाती है। ये सब तो उलझता ही जा रहा है, कैसे पता करूं मैं अपने एक्सीडेंट के पीछे का राज? मम्मा पापा कहते हुए मानवी आसमान की तरफ देखने लगती हैं। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। मानवी अपने रूम के बालकनी में खड़ी गहरी सोच में गुम थी। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव था। ये वही पेन ड्राइव था जो मानवी को स्टोर रूम से मिला था। मानवी ने जो उस पेन ड्राइव में देखा, उसे देखकर वो शॉक हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। इसी गहरी सोच में डूबी मानवी बालकनी में खड़ी थी कि तभी उसे अपनी कमर के चारों तरफ किसी की बाहें लिपटती हुई महसूस होती हैं और साथ ही एक प्यारी सी आवाज़ मानवी के कानों में पड़ती है, हनी। ये कहते हुए निशा मानवी की पीठ से अपना सिर लगा देती है। वहीं मानवी जो अब तक परेशान थी, वो निशा की करीबी से सुकून में बदल जाता है। मानवी पीछे मुड़कर निशा को अपने बाहों में भर उसकी गर्दन में अपना मुंह छुपा लेती है। मानवी को ऐसे देखकर निशा उसकी पीठ पर हाथ रख लेती है। निशा को भी एहसास हो चुका था कि मानवी काफ़ी परेशान है, इसलिए वो उससे प्यार से पूछती है, क्या हुआ है हनी, आप परेशान हो? निशा के पूछने पर मानवी उसके गर्दन में से मुंह निकाल लेती है और निशा की आंखों में देखते हुए बोलती है, परेशान थी, हूँ नहीं, अब तुम आ गई हो ना मेरे पास। इतना कह के मानवी निशा की तरफ देखती है और मुस्कुरा देती है। निशा जब ये देखती है तो वो थोड़ा सा आगे बढ़कर मानवी के लिप्स पर एक छोटी सी किस करके बोलती है, अच्छा जी। इस पर मानवी भी उसी अंदाज में निशा को करीब करीब जाते हुए बोलती है, हाँ जी।
और उसके फेस को अपने हाथों में थाम कर उसके लिप्स को अपने लिप्स की गिरफ्त में ले लेती है। सब कुछ भूलकर दोनों एक दूसरे को किस करने में खो गए थे। वही दिखाया जाता है एक खूबसूरत सी जगह, जहाँ चारों तरफ हरियाली और रंग बिखरे हुए फूल थे। हर जगह कोई स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी। वहाँ एक लड़की अपनी मम्मी पापा के साथ खेल रही होती है। वो बहुत ही खुश नजर आ रही थी। वो लड़की मानवी ही थी। चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत लिए मुस्कुराते हुए वो बहुत प्यारी लग रही थी। अचानक वहाँ मानवी को अपने मम्मी पापा खुद से दूर जाते हुए महसूस होते हैं। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मुरझा गया था। वो रोने लगी थी कि तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिससे मानवी रोना बंद करके पीछे मुड़ती है। सामने मुस्कुराता हुआ मानवी का भाई था। वो मानवी के आंसू पोंछते हुए कहता है, रो मत मानवी, तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है। ये सुनकर मानवी उसे गले लगा लेती है, लेकिन अचानक वहाँ पे अंधेरा छाने लगता है और जब मानवी देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। वो खूबसूरत सी जगह डरावनी जगह में बदल गई थी। ये देखकर मानवी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो वहीं बैठ घुटनों में मुंह छुपाए रोने लगती है। मानवी की पूरी बॉडी कांप रही थी कि तभी उसके कानों में किसी की प्यारी सी आवाज़ गूंजती है, हनी। ये सुनकर मानवी नजरें उठाकर ऊपर देखती है तो सामने निशा का प्यारा सा चेहरा दिखाई देता है, जो कि इस वक्त मुस्कुरा रहा था। निशा आगे बढ़कर मानवी के कंधों से पकड़कर खड़ा करती है और उसके चिक्स पर हाथ रखकर प्यार से बोलती, हनी, मेरे रहते आपके आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। इतना कह के निशा उसके आंसू पोंछकर उसके माथे पर एक हल्की सी किस कर लेती है, जिससे मानवी के चेहरे पर भी सुकून आ जाता है। वो डरावनी सी जगह फिर से एक खूबसूरत जगह में बदल जाती है। मानवी निशा का हाथ पकड़ के उसे वहाँ रखे एक पत्थर पर बैठा देती है और खुद नीचे बैठकर उसकी गोद में सर रख कर आंखें बंद कर लेती है। तो निशा भी उसके बालों में उंगलियां चलाने लगती है। मानवी इस वक्त बहुत खुश थी। निशा की करीबी से उसकी सारी उदासी एक सुकून में बदल गई थी। मानवी आंखें बंद करके निशा को अपने करीब महसूस कर रही थी कि अचानक उसे अपने कानों में निशा के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मानवी घबराते हुए आंखें खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखें खुल ही नहीं पा रही थी। उसे अजीब सी घुटन होने लगती है। मानवी पैनिक करते हुए निशा को पुकारने लगती है, वाइफी, वाइफी क्या हुआ, वाइफी। मानवी पुकार रही थी, लेकिन उसे निशा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा था। इतना बोलकर मानवी एक जोरदार चीख के साथ उठकर बैठ जाती है। मानवी का पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। उसकी पूरी बॉडी पूरी तरह से कांप रही थी। मानवी की आवाज़ सुनकर निशा भी उठकर बैठ जाती है। वो साइड का लैंप ऑन करती है और मानवी की तरफ देखती है तो वो घबराई हुई सी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। मानवी को ऐसे देखकर निशा उसे उसके कंधे पर हाथ रख के उसे पुकारती है, हनी। निशा की ये आवाज़ सुनकर मानवी अपनी नज़रें उठाकर साइड में देखती है तो निशा को देखकर उसकी जान में जान आती है। वो निशा को कसकर अपनी बाहों में भर लेती है और उसकी गर्दन पे अपने फेस को रख के बोलती है, तुम कहाँ चली गई थी, पता है तुम्हें मैं कितना डर गई थी। मानवी की ये बात सुनकर निशा हैरानी से उसे देखने लगती है और उसकी पीठ को सहलाते हुए बड़े ही प्यार से बोलती है, क्या हुआ है हनी, आप ठीक तो है ना। मैं तो कहीं नहीं गई आपको छोड़कर, ना ही कभी जाऊंगी। मानवी निशा से अलग होती है और उसकी तरफ देखकर अपने एक हाथ आगे करके बच्चों की तरफ बोलती है, प्रॉमिस मी, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाओगी।
मानवी के कहने पर निशा उसे देखते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रख लेती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, प्रॉमिस, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आप कहेंगे फिर भी नहीं। लास्ट की लाइन वो कुछ मजाकिया अंदाज में कहती है, जिससे कि मानवी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो निशा की गोद में अपना सर रख लेती है और उसका हाथ पकड़कर अपने चेस्ट पर लगाते हुए बोलती है, तुम्हें पता है वाइफी, मम्मी पापा के जाने के बाद मैं एकदम टूट चुकी थी। फिर जो भाई था वो भी मुझसे दूर चला गया। चाचा चाची मुझे अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे, वो भी मुझसे नफरत करने लगे। ना चाहते हुए भी मुझे सबसे दूर होना पड़ा। मैं अकेली रात भर रोती रहती थी, सोने की कोशिश करती लेकिन नींद ही नहीं आती थी। मैं घुट घुट कर रहती थी, बस इस उम्मीद में कि ज़िंदगी काट रही थी कि एक दिन मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर तुम आई, इस बेरंग ज़िंदगी में एक नया रंग बन के मुझे फिर से जीना सिखा दिया। तुम्हारी गोद में मुझे वही सुकून मिलता है जो कभी मम्मा की गोद में मिलता था। आई लव यू वाइफी, मुझे कभी भी अकेला मत छोड़ना। नम आँखों से कह के मानवी निशा के पेट में अपना मुंह छुपा लेती है। वहीं मानवी की ये बात सुनकर निशा उसके सिर पर एक हल्की सी किस करती है और कहती है, आई लव यू हनी, आप भी मेरी इस बेरंग सी ज़िंदगी में एक नया रंग बन के आए हो और अब मुझे आपके अलावा किसी से कोई मतलब नहीं है। मुझे ज़िंदगी के हर लम्हे में बस आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं। कुछ सोचकर निशा मानवी के बालों में हाथ चलाते हुए बोलती है, हनी, आप चाहते हो तो मुझे अपनी हर बात शेयर कर सकते हो। क्या हुआ है ऐसा जो आप मुझे बताना चाहते हो तो बता सकते हो, चाहे वो पास्ट हो या प्रेजेंट। मुझे आपके बारे में सब जानने का हक है। मैं नहीं चाहती कि मेरी हनी मुझसे कोई राज रखे। निशा के कहने पर मानवी उसे देखने लगती है और फिर एक गहरी सांस लेकर बोलती है, ज़रूर, अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। ये कहते हुए मानवी उसे अपने पास्ट के बारे में बताने लगती है। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। और हो सकता है तो ये जो हमारी निशा और मानवी की लव स्टोरी है इसका पार्ट थोड़ा लेट आए, क्योंकि नवरात्रि की वजह से यहाँ पे डीजे बज रहे हैं और मुझे टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे स्टडी भी करनी है और यहाँ रात को जगराता होगा तो उसमें भी जाना पड़ रहा है। तो इसीलिए सुबह वाली स्टोरी आएगी, लेकिन शाम वाली स्टोरी की कोई गारंटी नहीं है कि कब आएगी कब नहीं। वैसे जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं स्टोरी डाल दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए।